ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी हाँ, वक्त तो चला है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का, जिसमें सबसे पहली खबर पर नजर डालते हैं। आपको बता दें, देश के साथ साथ मेडिकल क्षेत्र भी दिन पर दिन विकास कर रहा है। ये भी बता दें कि बुंदेलखंड के किडनी व कैंसर के रोगियों को इलाज के लिए अब दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों में नहीं भागना पड़ेगा, क्योंकि फरीदाबाद के प्रसिद्ध सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 द्वारा झांसी में ओडिशा ओपीडी शुरू की गई है। सर्वोदय हॉस्पिटल के किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तन्मय पांडे और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विष्णु हरि ओम अब महीने में दूसरे मंगलवार को झांसी के निर्मल हॉस्पिटल में मौजूद रहकर मरीजों का इलाज करेंगे। दोनों डॉक्टर्स ने किडनी और कैंसर रोगों के बचाव की जानकारी देते हुए जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा कि सर्वोदय हॉस्पिटल में बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी है और कम कीमत में विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस मौके पर हॉस्पिटल के एरिया मैनेजर योगेश शर्मा और कार्तिक मिश्रा भी मौजूद रहे। पता है कि कैंसर का इंसिडेंट सारी दुनिया में बढ़ रहा है, इंडिया में भी स्थिति व्यत्यस्त नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न कैंसर का है हमारा लाइफस्टाइल हैबिट्स। उसमें सबसे ज़्यादा है टोबैको यूज़। स्मोकिंग की वजह से जो कैंसर हो रहा है, लंग कैंसर हो, माउथ कैंसर हो, स्टोमक कैंसर हो, 80% ऑफ द कैंसर्स, ये जो लंग कैंसर, माउथ कैंसर का रीज़न टोबैको यूज़ है। वो स्मोकिंग भी हो सकता है, स्मोकलेस टोबैको, ये जो गुटखा खैनी, उसके यूज से भी हो सकता है। तो दूसरा रीज़न है अल्कोहल यूज। अल्कोहल यूज से भी कैंसर का इंसिडेंस बढ़ने का चांसेस है। तीसरा है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जो एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से भी कैंसर का इंसिडेंस बढ़ सकता है। फोर्थ रीज़न इज ओबिसिटी, यानी कि ओवरवेट। तो अभी एस्टिमेट के हिसाब से 2030 तक ये जो ओबिसिटी टोबैको को ओवरटेक करेगा एज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर। 14 ईयर्स के कम बच्चों को करने के लिए वैक्सीन है, एंड वैक्सीन इस कैंसर को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तीसरा कॉज है हेरिडिटरी कॉज। हेरिडिटरी कॉज मतलब जेनेटिक है, इतना कॉमन नहीं है। 5 to 10% जनरल पॉपुलेशन में कैंसर जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। हमारे कंट्री में किडनी डिजीज़ की जो मात्रा है, जो किडनी डिजीज़ के रोगी हैं, वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, और ये दो मेन कारण है जिसकी वजह से किडनी डिजीज़ बढ़ रही है। अनफॉर्चुनेटली किडनी डिजीज़ की जो शुरुआती स्टेजेस होते हैं, उसमें पेशेंट को कोई लक्षण नहीं बनते, उनको पता नहीं चलता कि किडनी में कोई प्रॉब्लम हुई है। तो जिन पेशेंट्स को किडनी की बीमारी होने का रिस्क है, जैसे मैंने अभी बताया, शुगर, बीपी, स्टोन, इन्फेक्शन, ऐसे पेशेंट्स को अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। चेकअप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से कराना है, किडनी के डॉक्टर के पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेगुलर चेकअप कराते रहें। चेकअप बहुत सस्ता है, एक आधा ब्लड टेस्ट है, एक आधा यूरिन टेस्ट है, इसी से स्क्रीनिंग हो जाती है किडनी की डिजीज़ है कि नहीं है। अगर है तो फिर उसका इलाज किया जा सकता है, क्योंकि देखिए प्रिवेंशन करना बेटर है क्योर करने से। और किडनी डिजीज़ जब बहुत आगे बढ़ जाती है, तब जाके फिर हमें डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसे ऑप्शंस अपनाने पड़ते हैं। और जब इनकी चॉइस आती है, तो जिन पेशेंट्स के पास पॉसिबिलिटी है, उनको हम सजेस्ट करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट से क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वांटिटी ऑफ लाइफ, ये दोनों चीज़ों में बढ़ोतरी होती है। मैं तो पिछले 2007 से लगातार किडनी का ही कर रहा हूँ, तो मैं तो गिनती भूल गया हूँ किडनी पेशेंट की। हम हज़ारों की संख्या में मैंने पर्सनली देखा। जो आंकड़ा दिया है, आंकड़ा, ये मैंने जो आंकड़ा दिया है वो तो पूरे देश का दिया है। वो आंकड़ा एक स्टडी में आया था कि हर साल 2.5-3 लाख नए मरीज किडनी फेलियर से जुड़ते हैं। हमें इसे इंसिडेंस कहते हैं कि 2.5 से 3 लाख नए मरीज आते हैं हर साल इंडिया में, जिनको किडनी फेल हो चुकी है, जिनको या तो डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो उतने हैं, ऑब्वियसली साढ़े 2.5 से 3 लाख पेशेंट तो मैं नहीं देख रहा हूँ, बट हाँ, इंडिया भर में ये आंकड़ा स्टडीज़ के माध्यम से पता चला है। पता है कि कैंसर का
रुक करते हैं दूसरी जरूरी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के मतगणना के बाद शपथ ग्रहण समारोह लगातार जारी है। सभी अपने दायित्वों को संभालने के लिए अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। इसी क्रम में ओडिशा के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के रूप में घोषित होने के बाद ओडिशा के लोगों और भगवान जगन्नाथ को धन्यवाद दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वह ओडिशा के विकास के लिए पीएम मोदी के दृष्टिकोण पर कायम रहेंगे। साथ ही धन्यवाद व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि मैं इस अवसर के लिए लोगों और भगवान जगन्नाथ को धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी भूमिका निभाऊंगा और अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा और मैं ओडिशा के लोगों के विकास के लिए पीएम मोदी के दृष्टिकोण पर कायम भी रहूंगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मैं राज्य को आगे ले जाने के लिए काम करूंगा और अगले 5 वर्षों में राज्य के लोगों का विकास करूंगा। आगे और क्या कुछ कहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देखिए, 25 साल का तो संघर्ष हुआ और विरोधी दल का काम करते करते आज सरकार में आ गई। महाप्रभु जगन्नाथ की इसलिए मैं उनका आभारी प्रकट करता हूं और उड़ीसा का 4.5 कोटी लोगों का उनको भी धन्यवाद देता हूं, दे रहा हूं। और मेरे को महाप्रभु जगन्नाथ जी इतना बड़ा दायित्व दिया है उड़ीसा क्षेत्र में काम करने के लिए और वो दायित्व निश्चित रूप से मैं निभाऊंगा। उड़ीसा लोगों का काम करने के लिए मैं निश्चित रूप से दायित्व लिया है और संकल्प भी लिया है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो मोदी गारंटी का जो बात बोले काम करने के लिए और निश्चित रूप से उड़िया लोगों के मोदी गारंटी का जो काम उसको निश्चित रूप से अगला 5 साल में करके दिखाऊंगा और निश्चित रूप से उड़िया लोगों को न्याय दूंगा। सर, आपने आज एक ट्वीट करके कहा कि भाजपा ही है और मोदी है, जिसमें आपके जैसा एक साधारण कार्यकर्ता का भी सीएम बनना संभव है। निश्चित रूप से देखिए, हमारा भाजपा का ऐसे विचारधारा अभी काम कर रहा है। मोदी जी जैसे आए प्रधानमंत्री के रूप में एक चाय बेचने वाला एक आदमी होके आया और आज प्रधानमंत्री बोले मैं भी एक साधारण परिवार से ही आया हूँ, गरीब परिवार से मैं आया हूँ और आज निश्चित रूप से वो भाजपा में संभव है जो काम करेगा लोगों का सेवा करने के लिए जो संकल्प लेगा। निश्चित रूप से वो पार्टी उनको सही पद पर सही जगह में सही टाइम पर वो निश्चित रूप से दायित्व देगा। वो बात आज सफल भी हुआ और आज मैंने भी जैसे एक गरीब परिवार से आते हुए काम करते करते निश्चित रूप से हमको मेरा विधानसभा काम करते करे मेरे को सारा उड़ीसा का काम और जिम्मेदारी मेरे को मिला। वो पार्टी का तो विचारधारा ऐसे ही बहुत अच्छा विचारधारा है। इसमें से लोगों का गरीब लोगों का काम करने का निश्चित रूप से जो हमको दायित्व मिला वो काम हमने अगले 5 साल तक में करते करते निश्चित रूप से लोगों का विकास धारा बढ़ाते हुए उनको न्याय दूंगा और लोगों का काम करूंगा। सर, आपके साथ साथ 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी बनाया गया और 3 अंचल से 3 जन को किया गया, तो उसमें पूरा उड़ीसा को रिप्रेजेंट देने के लिए कोशिश रहेगा। निश्चित रूप से आप देखिए, पश्चिम उड़ीसा से लेकर पूर्व उड़ीसा और उत्तर उड़ीसा और केंद्रीय मंत्री भी ऐसे दायित्व पार्टी ने दिया जैसे कि पूरा उड़ीसा को सारा उड़ीसा को काम करने के लिए जो हमको आज डबल इंजन का सरकार आ गया। निश्चित रूप से हमारा जो संकल्प पत्र है भाजपा का उड़ीसा का प्रदेश में वो संकल्प पत्र को लेते हुए हम जरूर सारा उड़ीसा को और जो मध्यवित्त और निम्न परिवार लोग जैसे उनका लेते हुए संकल्प पत्र बना हुआ है उनको न्याय देने के लिए वो काम चारी तरफ अच्छा ढंग से हम करेंगे। सर, आप संकल्प पत्र में काफी कुछ लिखे हैं, तो उसमें कौन सा को प्राथमिकता देंगे? प्राथमिकता हम देखिए वो जो सुभद्रा योजना हमने लिए ना और उनके साथ साथ
जगन्नाथ महाप्रभु मंदिर का जो चारिद्वार खोलने का, और जो किसानों का जो हमने MSP बढ़ाने के लिए जैसे हमारा संकल्प पत्र में हमने घोषणा की है, उसको लागू करने के लिए निश्चित रूप से हमारा सरकार पहले चरण में अगला 100 दिन में कैसे वो काम शुरू होगा, इसलिए हम जरूर देखेंगे। सर, इस बार विपक्ष भी काफी स्ट्रांग रहेगा, तो कैसा मुकाबला होगा विधानसभा में? देखिए, विरोधी दल का भी स्ट्रांग रहना का भी आवश्यकता है, वो हमको सुझाव तो जरूर देंगे ना। हमारा मैंडेट के लेते हुए, संकल्प पत्र के लेते हुए हम काम करेंगे, इसमें से जरूर अच्छा ही निकलेगा, लोगों का भलाई के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, सेवा करने के लिए, और निश्चित रूप से अच्छा काम ही होगा। मेरा काफी एक्सपीरियंस है विधानसभा और हाउस चलाने के लिए। अलायंस गवर्नमेंट में मैंने जैसा गवर्नमेंट डेप्यूटी चीफ था, अपोजिशन में चीफ हुई, मैंने 5 साल कठिनाई परिस्थिति में मैंने काम किया, और चीफ मिनिस्टर का साथ भी मैंने सहयोग करने के लिए मैं देखा है। पहले चीफ मिनिस्टर ने कैसे काम कर रहे हैं, और मैं भी सहयोग में उनके साथ थी। इसलिए मेरे को आज लग रहा है कि निश्चित रूप से सरकार अच्छा ढंग से चलेगा, और हम भी सरकार को ठीक ढंग से चला के लूंगा, क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद है, और 4.5 कोटी उड़िया लोगों का हमारा साथ उनका शुभेच्छा और आशीर्वाद है। तो निश्चित रूप से उनका काम ठीक ढंग से सही समय पर 5 साल में निश्चित रूप से हमारा पार्टी और लोगों का साथ, पब्लिक के साथ, निश्चित रूप से पब्लिक के साथ हम काम करते करते निश्चित रूप से उनको न्याय दिला। देखिए, तीसरी और जरूरी खबर पर, जी आपको बता दें, अजय राय ने एक बार फिर से सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा में शानदार परिणाम आया, अच्छा लड़े हैं हम, इसके लिए मीडिया को धन्यवाद दिया और कहा कि आप सबका सहयोग मिला है। उन्होंने कहा कि आज हर तरफ यूपी की चर्चा हो रही है और इंडिया गठबंधन के शानदार परिणाम की चर्चा भी जारी है। वही सरकार पर तंज कसते हुए अजय राय ने कहा कि यूपी में मोदी सरकार को पूरा भरोसा था कि 400 पार होना तय है और 80 की 80 सीटें भी जरूर जीतेंगे, लेकिन गठबंधन ने हवा निकाल दी। इतना ही नहीं, काशी में भी 10 लाख पार की हवा निकल गई है भाजपा की। अजय राय ने कहा कि मैंने चुनाव लड़ा क्योंकि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने पूरी टीम के साथ बनारस और पूरे प्रदेश में काम किया। इस दौरान अजय राय ने नीट परीक्षा को लेकर के भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पहले यूपी में पेपर लीक होते थे और अब यूपी में 19 परीक्षाएं लीक हुई हैं, लेकिन अब यूपी के साथ देश भी पेपर लीक मामले में शामिल हो गया है। आगे उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय को धन्यवाद देता हूं कि हस्तक्षेप किया है इस मामले में। इसके बाद अजय राय ने जीते हुए सीटों के साथ जहां नहीं जीते हैं वहां भी धन्यवाद यात्रा करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि 403 विधानसभा और 80 लोकसभा में धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। वहीं आज फिर से महंगाई बढ़ना शुरू हो गया है, दाल के दाम बढ़ने लगे हैं, गेहूं बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। साथ ही अजय राय ने सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार को कहा है कि सरकार ने फिर से मनमानी करना शुरू कर दी है। आगे क्या कुछ कहा है अजय राय ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मीडिया डिपार्टमेंट के मनीष जी, सुधा जी, गुप्ता हैं, सचिन जी और उपस्थित यहाँ सभी हमारे प्रेस के भाइयों बहनों, छायाकार और पत्रकार साथियों, सबसे पहले मैं आप सबको लोकसभा में शानदार हम सब लोग चुनाव जीते, अच्छा परिणाम आया, आप सबका पूरा सहयोग मिला, इसके लिए आप सबको मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब लोगों का पूरा भरपूर सहयोग और साथ है। आज निश्चित तौर से आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां से 80 लोकसभा आती है, वहां पर गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त परिणाम दिए, जबरदस्त परफॉर्मेंस दिए, जिसके नाते आज देश के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है। राहुल जी हर जगह
हमारे नेता हर जगह उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में बोल रहे हैं। इस उत्तर प्रदेश में मोदी जी और उनकी पूरे जो इनका एनडीए, जिसको आज इसकी सरकार ये बनाए हैं, इनको पूरा भरोसा था, जो बार बार अपने भाषणों में बोलते थे 400 पार, 80 में 80, 10 लाख पार। उत्तर प्रदेश ने उसकी हवा निकाल दी। 10 लाख पार जो बनारस में उन्होंने कहा था कि इस बार का चुनाव 10 लाख पार का होगा, उस 10 लाख पार की भी हवा हमारे काशी के बाबा विश्वनाथ की नगरी के रहने वाले हमारे साथियों ने निकाल दिया। निश्चित तौर से हम सब लोग मिलकर इस उत्तर प्रदेश, इस देश को बनाने में अपना काम कर रहे हैं। मैं तो चुनाव लड़ा, बनारस में आप सबका सहयोग प्यार मिला, अपनी पार्टी ने पूरी ताकत लगाई। मेरे एब्सेंस में पूरी कांग्रेस पार्टी में कार्यालय में हमारे सभी साथियों ने, सभी लोगों ने, विशेष रूप से हमारे नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा मुन्ना जी ने, हमारे मीडिया के लोग जो यहाँ पर मनीष जी और हमारी इनकी पूरी टीम, सीपी राय साहब और पूरे हमारे प्रदेश के जितने पदाधिकारी, प्रदेश के उपाध्यक्ष दिनेश सिंह जो प्रभारी यहाँ के हैं, अनिल और सभी लोगों ने मिलकर, हमारे प्रवक्ताओं ने, सुधा जी ने और सचिन, सभी साथियों ने मिलकर काम किया, जिसका परिणाम बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुखद है। नौजवान बच्चे, हाहाकार मची हुई नौजवान बच्चों में जो नेट के माध्यम से एग्जाम दिया था मेडिकल का। पहले आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में ही पर्चे लीक हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश में 19 एग्जाम के पर्चे आउट हुए, लीक हुए। पुलिस, चाहे वो सिपाही का भर्ती का मामला रहा हो, लाखों लाख बच्चे बेचारे निराश हुए, डिप्रेशन में गए, परेशान हुए। उसके पहले आरो और 19 एग्जाम्स यहाँ पर लीक हुए। और सबसे बड़ी विडंबना कि उत्तर प्रदेश तो लीक में शामिल था ही, अब देश भी शामिल हो गया है लीक में। नीट की परीक्षा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था कराती है और पूरी तरीके से वो भी इसमें शामिल हो गए। अब इस देश की जनता, इस देश के नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे बच्चियां अब किस पे भरोसा करें? अब उनको भी अपनी बात उठाने के लिए आना पड़ रहा है, मीडिया में आप सबके बीच में जाना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियों को दूसरे के ऊपर थोपने में बहुत माहिर है। ये पूरी तरीके से, जैसा ये हमारे नेता विधानमंडल में ने कहा कि 370 हटने के बाद आपने कहा था कि सब चीज खत्म हो गया, आतंकवाद खत्म हो गया। इसका मतलब कि आप कुछ कर नहीं पाए और आपके जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो गाजीपुर बनारस में क्या कर रहे हैं? इसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। उसका जवाब आना चाहिए। उस समय कहाँ थे लेफ्टिनेंट गवर्नर? बनारस में थे, गाजीपुर में थे कि जम्मू और कश्मीर में थे? इसका जवाब दे। वो पूरी तरीके से केवल चुनाव और केवल चुनाव जीतने के लिए और केवल राजनीतिक चुनावी समीकरण के लिए बने थे। हम लोगों ने चुनाव के बाद ये तय किया, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में अविनाश पांडे जी, अभी हम लोगों ने पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग बुलाई थी 7 तारीख को। उसमें यह तय किया गया कि ये जो भी हम चुनाव जीते और जहां हम चुनाव हारे भी हैं या हमारे गठबंधन के साथी हमारे जीते हैं चुनाव, समाजवादी पार्टी के और हमारे साथी जो जीते हैं, सभी दल के साथ मिलकर आभार यात्रा, धन्यवाद यात्रा हम 11 तारीख से शुरू किए हैं, जिसका आपने देखा होगा कि पहला एग्जाम्पल उदाहरण रायबरेली के अंदर हमारे नेता राहुल जी, प्रियंका जी ने आकर रायबरेली और अमेठी की जनता को धन्यवाद ज्ञापित किया, आभार व्यक्त किया। शुरुआत हो गई। अब ये लगातार 15 तारीख तक लगातार चलेगी। हो सकता है 1-2 दिन आगे भी बढ़ जाए, 16-17 भी हो जाए। और हम सभी 403 विधानसभाओं में सभी इंडिया गठबंधन के दल के लोग मिलकर सबको धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे और जनता के प्रति जो उनका आशीर्वाद प्यार मिला है उनके प्रति अपनी कृतज्ञता हम ज्ञापित करेंगे और उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे
और उनके बीच में हम लड़ते रहेंगे। जो भी बुनियादी समस्याएं हैं, आप देखिए फिर महंगाई बढ़ना शुरू हो गई, अभी फिर दाल के दाम फिर बढ़ गए, अरहर के दाम, आटा पता चल रहा है कि है नहीं, बाहर से मंगाना पड़ेगा इस देश को, गेहूं बाहर से मंगाने पड़ेगी। तो ये फिर वही जो जहां पर ये बात हम लोगों ने उठाया था, फिर देश उसी रास्ते पे चलता चला जा रहा है। फिर पूरी तरीके से देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और जो आम जनता की आवाज जो थी उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन लगातार मजबूती के साथ अपनी बात उठाएगा और सरकार को, वो सरकार जो आज अत्याचार अन्याय कर रही है, जो कॉर्पोरेट के हाथों में खेल रही है, दो चार उद्योगपतियों को, वो सारी चीजें जनता को मिले, जनता का के बीच में सारी सुविधाएं मिले। धन्यवाद। भाजपा ने 370 के नाम पे पूरे देश में वोट मांगा, पूरे देश में वोट मांगा, पर एक भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू एंड कश्मीर में अपने सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात से संतुष्ट नहीं? 370 के इस बात से कॉन्फिडेंस नहीं था उन्हें कि अगर इतना कॉन्फिडेंस था जिस इशू पे आप पूरे देश में वोट मांग रहे हैं, आपने उसी प्रदेश में एक भी प्रत्याशी भाजपा का नहीं उतारा। तो ये स्पष्ट बात है कि 370 भारतीय जनता पार्टी की कहीं भी धरातल पर कश्मीर के लोगों के बीच में वो अभी तक उसकी वास्तविकता नहीं हुई है, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हुई। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर एक भी प्रत्याशी अपने सिंबल पर नहीं बना।